मैं इस बार खुद सीडीएस के सेंटर पे गया था, इन गाजियाबाद का कोई सेंटर था, एंड आई हैव सीन मेनी फेसेस जो उदास थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सीडीएस कुछ नंबरों से रहने वाला था। ये सबके साथ होता है, बट ये बात सोच के देखो, अगर मान लो आपका सीडीएस इस बार क्लियर नहीं हुआ या आप पहली बार दे रहे हो, तो आपको तैयारी कहां से शुरू करनी है? यू नीड टू रीस्टार्ट अगेन, और आप कुछ नॉलेज के साथ यहीं से स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि अगर सोच के देखो, जितने भी तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 50, 60, 70, 80 ओटीए के लिए या आर्मी के लिए 100, 90 कुछ ऐसे आ रहे हैं, उसमें कुछ नंबर बढ़ जाए 40, 50, 60 नंबर, तो ऑटोमेटिकली तुम कट ऑफ क्लियर कर दोगे। ये बात तुम्हें समझनी होगी। मैंने आज इनवाइट किया एक ऐसे इंसान को जो कि अनअकैडमी पर बहुत ज्यादा फेवरेट टीचर्स के बीच में आता है, संजय सर। संजय सर एक ऐसे सर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि साइंस अगर ये प्रेडिक्ट कर दिया कि भैया यही क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा और कोई नहीं आएगा। इन्होंने लास्ट ईयर मुझे याद है सीडीएस में कहा था ये 33 क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही आएगा साइंस का जो आएगा, और उसमें से 30 क्वेश्चन यही आए। इनफैक्ट अगर आज इस बार के सीडीएस को देखो तो साइंस प्लस करंट अफेयर को टोटल मिला दो तो इस बार 50 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने वो 50 क्वेश्चन करे होते तो आपको सीडीएस में कट ऑफ क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाता। पर आप में से काफी लोग इस बात को जानते ही नहीं है, एंड दिस इज द की ओवर हियर। आई सजेस्ट यू, जब ये बोलें तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग से ही आपको हर वर्ड बहुत ही कीमती दिखेगा। और ये एक ऐसे इंसान है कि अगर आप इनकी गाइडेंस समझ गए तो ये आपका जो हर्डल है ना कट ऑफ ना क्लियर होने का, उसको जंप करा देंगे। लिसन टू हिज वर्ड वेरी वेरी केयरफुली। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो मुलाकात करते हैं संजय सर से। जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम। सर 14 नवंबर तो 14 फरवरी जैसा वैलेंटाइन डे से मिल गया है। मतलब कुछों को प्यार मिल रहा है, कुछों को प्यार नहीं मिल रहा है। जिनका क्लियर हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है सर। और में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं सर जिनके नंबर नियर बाय मतलब कट ऑफ के पास होते हैं। अगर ऊटी की बात करें तो 70-80 आ रखे हैं, और अगर आईएमए की बात करें तो करीबन 105-110 के करीब आ रखे हैं। उनके लिए आप क्या कहोगे सर? क्या गड़बड़ हो रही है? उनको फिर से तैयारी करनी है? फिर बिल्कुल उनको फिर से तैयारी करनी है। शुभम, अभी रिसेंटली मैंने अनअकैडमी पर 4 इंटरव्यूज करे हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, जिन्होंने मल्टीपल सीडीएस क्लियर कराए, और वो एक बार, उनमें से काफी सारे तो 2-2 बार रिकमेंडेड है। मतलब एक को छोड़ के बाकी तीनों 2-2 बार रिकमेंडेड है। और इन इंटरव्यूज के अंदर जो बात है मैं वही यहाँ पर बोलूंगा। ऑल दीज पीपल हु आर क्लियरिंग सीडीएस एग्जामिनेशन, इन्होंने लाइफ में एक बार जब तैयारी करी है वो इन डेप्थ करी है। अब क्या हो गया है कि एक जार्गन बहुत यूज होता है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट स्मार्ट वर्क से पहले आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, और आपको 1 से 2 बार, मतलब मिनिमम 2 बार पूरी सिलेबस कंप्लीट करनी पड़ेगी। People who are scoring less in the if they're trying for OT or if they're trying for the IMA is because they're not completing the entire syllabus, not completing PYQs, not completing MCQs, और वो 2 से 3 मंथ की स्ट्रैटेजी में निकालना चाहते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, 15 दिन में बने लेफ्टिनेंट, 20 दिन में बने लेफ्टिनेंट। तो 15 से 20 दिन में आप लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते। 15 से 20 दिन में आप सिर्फ जो बच्चे लेफ्टिनेंट बन रहे हैं उनके वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो आते हैं ना वो आईएमए की पास आउट, उनको आप 15 दिन में सारे वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट बिकम अ लेफ्टिनेंट लाइक दिस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। एक्चुअली आपने नॉर्मल भाषा में कह दिया, शुगर कोट नहीं करके बोलूंगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। You need to do hard work. So they need to go full flash, एक पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बट सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नहीं सिलेबस, यार देख शुभम, तूने भी सीडीएस निकाला हुआ है जी। जस्ट तू बता, तूने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुझे याद हो गया था? नहीं, बट सर ये वो नहीं करते ना, इनके साथ पंगा ये वो भी नहीं कर रहे हैं, और ये करते तो टुकड़े टुकड़े में करते हैं, और आखिरी दम तक सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। 13 तारीख को भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं। हाँ 13 तारीख को भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं। सर चले एक बात बता, एक सवाल है जरा, कि मुझे ध्यान है इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का रिगार्डिंग, ये पहले भी आया, बट ये लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बताइए इनमें से कौन सी रिवर पड़ेगी, ये क्वेश्चन आया। ये आप अगर रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली आपको कहीं भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। आपको ओरिजिन्स पढ़ाए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि वो रिवर फाइनली कहाँ जाके गिर रही है।
नाउ दीज थिंग्स आर नॉट टॉट एग्जैक्टली कि यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। नाउ अभी क्या करें फिर, मतलब ये तो पूरा पढ़ भी लें तो इनको सिलेबस मतलब पास पेपर करेंगे तो इनसे होगा नहीं। ये बताऊं क्यों है, अब ये पूरा पढ़ने में ही आती है, ये वो नहीं पढ़ रहे, मैं बताता हूँ। तूने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी देखी, वो साइड में मैप दिए रहते हैं। जी जी जी, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एटलस की बात नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में साइड में मैप दिए रहते हैं, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वहां पर, और उन मैप्स के अंदर तू देखेगा तो वो सारे क्वेश्चन कहाँ पर इंडिया के अंदर कोल मिलता है, कहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं, तो अगर तुम नीचे से ऊपर देखो तो वो एनसीईआरटी में दिए होते हैं। बेसिक एनसीईआरटीज को भी शुभम कंप्लीट नहीं करा जा रहा है। और ये जो तू सारी बात कर रहा है, ओरिएंट ब्लैक स्वान करके एक एटलस आती है जो मैं हर समय रिकमेंड करता हूँ कि आपको एटलस वर्क करना पड़ेगा। अब ज्योग्राफी के अंदर तो एटलस इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। शुभम, यू हैव गिवन एसएसबीज, आई हैव गिवन एसएसबीज। क्या ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है जब हमसे पूछा जाता है कि आप एसएसबी सेंटर जब पहुंचे कौन कौन से रेलवे स्टेशन के थ्रू आए, या फिर अब अगर आप इंडिया से इजराइल ट्रैवल कर रहे हो तो कौन कौन सी कंट्रीज बीच में पड़ेंगी। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। ये एसएसबी में भी चेक हो जाता है, ये यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को घुमाया गया था कि भाई कि अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, कौन कौन सी रिवर्स पड़ेगी। बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन शुभम उसकी अच्छी होगी जिसने थ्योरी कंप्लीट कर रखी, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा पाएगा कि कौन कौन सी रिवर है। मान लीजिए तुमको रिवर सिस्टम्स थोड़ा बहुत आता है 50-60% कि इंडस यहाँ पर है, यमुना यहाँ पर है, गंगा यहाँ पर है बीच बीच में, या महानदी यहाँ पर है, तो तेरे को तू ना 4 में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएगा एंड स्टिल यू विल बी एबल टू प्ले विद 2। बट अगर तुमने वो बेसिक रिवर सिस्टम्स भी नहीं करे हुए हैं तो ये क्वेश्चन तो फिर अनअटेम्प्टेबल ही हो जाता है। सर एक बात बताइए, आप अनअकैडमी में पढ़ाते हैं एंड यू आर वे मोर पॉपुलर, मतलब आपके बच्चे ऐसे हैं या आपने कोर्स कोई 2 साल पुराना भी करा रखा हो ना, तो आज भी बच्चे जाकर देखते हैं एंड दे आर स्टिल प्रिविलेंट टू करंट सीडीएस, एनडीए, आई मीन सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम स्पेशली। तो मैं जानना चाहूंगा, जब आप साइंस कराते हो, इस बार साइंस के टोटल, साइंस और करंट अफेयर को मिलाते हो, टोटल 50 क्वेश्चन आए, अगर इंसान वही कर गया होता तो पास था। यू टेल कि ये क्या है सर? यार देख, साइंस के ऑलमोस्ट हर समय 30 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, इस बार शायद 33 के आसपास है, और करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन है। इस बार के सीडीएस के अंदर जो मुझे इजी पार्ट लगा है वो साइंस और इसका लगा है, करंट अफेयर्स का। पॉलिटी हिस्ट्री भी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है, और ये घुमाना शुभम उसको डिफिकल्ट लग रहा है जिसने डिटेल में नहीं पढ़ा है। जिसने 2021-2021 दिया और उसकी कुछ सिलेबस छूट गई थी, उसने अगर इस बार तैयारी करी होगी तो उसका स्कोर बढ़ गया होगा। नाउ कमिंग टू साइंस, जब मैंने साइंस का कोर्स कराया था तो इट हैज 89 लेक्चर्स, 88 या 89 लेक्चर्स थे, और बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि जिन्होंने नहीं करा कि सर ये लंबा कोर्स है। जब सीडीएस 2022 हुआ तो उसमें डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस आए थे लाइन बाय लाइन। आई थिंक ये मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बताया होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए आई थी क्योंकि हमने हॉलिस्टिक कवर करा था। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, आप श्री प्रतीक सर को फॉलो करो, आप ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, उनका डिटेल्ड कोर्स देखो, आप उनका 1 महीने वाला कोर्स मत देखो। ज्यादातर हर टीचर ने 6 महीने के या 3 महीने के कोर्सेज कराए हुए हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। तो अगर साइंस आपने अच्छी तरह कर लिया, साइंस अच्छा कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, उसके साथ हिस्ट्री या पॉलिटी कर ली, तो उसी में आपके 60-65 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें से भी अगर आपने 30-40 बन गया तो गेम आप जीत जाओगे। नाउ दिस वन मोर पॉइंट टू दी साइंस। साइंस के अंदर जनरली बच्चे सिर्फ बायो करके चले आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी हैज प्लेड, जहां पर उसने फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 10-10 क्वेश्चन दे दिए और बायो के 10 क्वेश्चन दे दिए, जो इस बार के सीडीएस में भी हुआ। तो सिर्फ बायोलॉजी करके नहीं चलेगा, सिर्फ मॉडर्न इंडिया करके चले जाओगे नहीं चलेगा, बिकॉज यूपीएससी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द पेपर। तो आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है कि मैं सिर्फ ये करके जाऊंगा इससे पास हो जाऊंगा, मे बी और लकी दैट इट वर्क्स इन द सीडीएस, मे बी यू कैन ऑल्सो बी अनलकी। जैसे इस बार लोग बायो पढ़ गएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री आई है, बायो रिलेटिवली वही 10 क्वेश्चंस के आसपास है, तो इट विल नॉट वर्क। तो आपको हॉलिस्टिकली खत्म करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक चीज करो बट उसे ढंग से खत्म करो। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया और सिर्फ भैया लूसेंट पढ़ के चले गए, उससे नहीं होने वाला आपका। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूपीएससी का फॉर्मूला है क्या। सर ने कुछ बात बोली, अगर आपने नोटिस नहीं की है तो वही यूपीएससी का फॉर्मूला है किसी भी सीडीएस या एनडीए एग्जाम को निकालने का। यूपीएससी अपने पैटर्न में हमेशा सेम चीज नहीं रखता है। उसका तरीका ये होता है कि वो थोड़ा चेंज करता जा रहा है। तो अगर आप में से कोई बेवकूफी कर रहा है कि लास्ट सीडीएस में क्या पैटर्न था उसको प्रेडिक्ट करके अगले सीडीएस की तैयारी करना चाह रहा है, तो ये बेवकूफी है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। आपका सिंपल जो अप्रोच ये होना चाहिए कि आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट पकड़ो, ऐसे सब्जेक्ट जो आपके खाली 60 मार्क्स तक का प्रॉपर काम करते हैं, ना कि 100। मतलब अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को छोड़ भी दो
तो भी आप 60 मार्क्स तक का काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आपको एक बात और सर ने बताई थी, पता नहीं आपने नोटिस की कि नहीं की। यहाँ पर सर ने कहा था कि अनअकैडमी के टीचर्स जो होते हैं वो पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं। बिल्कुल सच है, और जब ये कराते हैं तो एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। द ओनली जॉब लेफ्ट इन विद द स्टूडेंट इज अनअकैडमी वीडियोस देखें और नोट्स बनाएं और मॉक टेस्ट दें और एग्जाम दें। दैट्स इट। इतना ही काम रह जाता है उनका, कहीं घूमना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं होता, आधे टाइम तो वो ढूंढ रहे होते हैं सोर्स क्या है यार, यूट्यूब पे मिल जाए, कोई फ्री सोर्स मिल जाए। और एक सबसे अच्छी बात होती है अनअकैडमी में कि आपको एक टीचर नहीं मिलता। मान लो साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस का एक टीचर नहीं होता, 5-6 टीचर्स होते हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो अगर पसंद ना आए तो उसमें कभी पैसे बर्बाद नहीं होते। एक बेवकूफी जो हर स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि या तो 24 महीने का बाय करता है, या 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कभी 12 महीने का बाय नहीं करता। मेरे हिसाब से सबसे सस्ता जो पड़ता है ना वो 12 महीने का पड़ता है। 12 महीने की चीज 6 महीने के रेट पे मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करने पे, वार्षिक कोड लगाने पे, गोल्ड कॉइन लगाने पे। अभी आपको एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा मैंने, आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां जाके बाय करो और वार्षिक कोड और गोल्ड कॉइन लगाओ and you will get a 25% डिस्काउंट। सबसे सस्ता कोर्स रहता है एंड ट्रस्ट दोस टीचर्स। अगर ट्रस्ट कर रहे हो, मैं शर्त लगा के बता रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आई विल गारंटी यू दैट। ये आपको मेरा प्रॉमिस है आपको, कि मैं खुद अनअकैडमी में पढ़ाता हूं एंड आई नो दैट कि वहां पर कैसे टीचर्स हैं। सो लेट्स कैच अप विद संजय सर नाउ। आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करनी है, कम से कम उसका एक बार रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, और आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो देन यू आर इन ट्रबल। आप कहीं से भी मॉक लगाओ, ठीक है, यू वांट टू डू इट विद अनअकैडमी, और या फिर भैया आप पुराने क्वेश्चन खुद लगा लो, आप कहीं से भी लगाओ, बट मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, और वो भी टाइम बाउंड। प्लीज इट शुड बी टाइम बाउंड। अगर 2 घंटे का आपको टाइम में एग्जाम में मिलता है तो वही 2 घंटे आप यहाँ पर दो। ये नहीं कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे में मजे में कर रहे हो, उसका फिर फायदा क्या हुआ। तो आप मॉक्स को लगाइए, खासकर ये मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो। चलिए सर, आपने काफी एग्जाम निकाले हैं, मैं तो खाली डिफेंस तक किए हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम बता दो जो बिना मॉक के निकल जाएगा। कोई नहीं निकलेगा। क्यों होता है मॉक इंपॉर्टेंट? मॉक ऐसा क्या है? मॉक से लोगों को डर लगता है। पहला ही जैसा मॉक क्या, अरे फेल, उसके बाद मॉक देने का मन ही नहीं करता। मॉक देंगे भाई कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है। 2 दिन तक तो डिप्रेशन में पड़े हैं कि जैसे अभी ब्रेकअप होके चला है। तो आई गिव यू, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तो हमारे टीचर्स वहाँ बोलते थे कि जब तुम मॉक देने जाओ तो तुम्हारे स्कोर्स खराब ही आएंगे। तो करीबन 20 मॉक्स होते थे वहाँ पर, बट दे यूज्ड टू से जो 20 मॉक खत्म करेगा ना फर्स्ट से लेके एंड तक, वो फाइनली एग्जाम क्रैक करेगा। एंड दैट यूज टू हैपन, क्योंकि शुरू में सभी के नंबर खराब आते हैं, बट जो 20 मॉक करता है, और अगर हर एक मॉक में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके 2000 क्वेश्चन हो गए। 2000 क्वेश्चंस उसे आ गए टाइम में करने के लिए, और उसको ये भी पता चल गया 2000 क्वेश्चन में जो गलत ऑप्शन था उसकी एक्सप्लेनेशन से उसके 1000 क्वेश्चन और होते हैं, तो वो 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। मैं जीएस की बात करूं, मॉक एक टाइम बाउंड मैनर में आपका टेस्ट होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में होते हैं, आपके साइड में लक्ष्मीकांत नहीं पड़ी होती, कोई किताब नहीं पड़ी होती, आपके दिमाग में टेंशन होता है कि यार अगर एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भाग ना जाए, किसी और से उसकी शादी ना हो जाए। ये सारी चीजें दिमाग में घूमती है कि यार मुझे इसी अटेम्प्ट में लेफ्टिनेंट बनना है, बाजू वाले बन गया है, वगैरह वगैरह, ये हावी होने लगती है। जब आप मॉक प्रैक्टिस करते हो, ये इसी तरीके की आपकी ट्रेनिंग, सिमिलर थिंग ना, तुम्हें सीडीएस एनडीए में ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है, सीधा अफसर क्यों नहीं बना दिया जा रहा? आपको ट्रेनिंग इसी तरीके से कराई जा रही है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो, नहीं तो आपको एक हफ्ते में अफसर बना देगी आईएमए या फिर एनडीए। आपको आपकी बॉडी को केपेबल बनाया जा रहा है। मतलब इट इज नॉट ओनली द टेस्ट, इट इज हैपनिंग इन द एकेडमीज आल्सो। एकेडमीज आपको ट्रेन कर रही है, फिजिकल रगड़ा दे रही है। एकेडमीज में भी टेस्ट है, हर 6-6 महीने के अंदर टेस्ट है। आप टेस्ट पास नहीं करोगे तो आईएमए एनडीए में आप रेलीगेट हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फिर टर्म को रिपीट करोगे। सेम इज थिंग है कि आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट की प्रैक्टिस उसी एटमॉस्फेयर में करनी पड़ेगी। तो जब आप 20 मॉक देते हो, आपको अपनी आप कितने आत्मनिर्भर हो, मतलब कितनी आपने प्रोग्रेस करी, जो चीजें आपने पढ़ी, मान लीजिए तुमने हिस्ट्री पढ़ी, तुमने 2 टेस्ट दिए और तुम्हें पता लगा हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री पढ़ी, तो अगली जब तुम 2-3 टेस्ट दोगे तुम्हें पता लगेगा हिस्ट्री में मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है या मैथ्स में कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी एंड इवेंचुअली इट विल गिव यू द रिजल्ट। विदाउट मॉक्स you know it's very difficult. Maybe some people are clearing without mocks, वो बहुत minute है, but ज्यादातर ये बच्चे वही हैं जो multiple MCQs और PYQs प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस
कर ही नहीं रहे। कंपेयर ही क्यों करना सर किसे कंपेयर ही करना। दिस इज शुभम, दिस इज आल्सो वेरी, मतलब मॉक्स आर मोर इंपॉर्टेंट इवन एफकैट, और अगर कोई आईबी का एग्जाम दे रहा है जो ये 1 घंटे के अंदर है, 2 घंटे के अंदर 25-25 क्वेश्चन है, इसमें तो मॉक्स कंपल्सरी। सर मैंने एक बात नोटिस की है, ये लोग अच्छा मॉक दे दिया, अब अगला मॉक फिर दे रहे हैं। अरे पहले वाले मॉक में मार्क तो कर लो कि तुमने क्या गलतियां की हैं, और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए उनके आंसर देखकर याद कर लो। मैंने सब देखा है जीएस का स्पेशली, हमेशा 100% कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमने जो पढ़ा है वो उठा आ जाए। यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा ये तो वहां मैंने पढ़ा था, ये तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन आया था मिजोरम त्रिपुरा पे, बेस्ट ऑफ माय रिमेम्बरेंस। अब जैसे एक मेरे तेरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब यार शुभम तुझे पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आईएएस में आ चुका है, सीएपीएफ में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, मतलब नॉट एग्जैक्टली मिजोरम वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अजमेर और शिलोंग मिलते हैं कि नहीं, या फिर इक्वेटर की कौन सी लाइन से कौन कौन सी कंट्रीज और स्टेट्स आते हैं। अगर तुम पीवाईक्यू देख लोगे तुम्हें पता लग जाएगा। तो मैं तुम्हें एक सेकंड एक चीज दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू इफ आई एम एबल टू फाइंड दैट। हाँ मिल गई। हाँ देख यार, ये मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे करी थी, और आई जस्ट शो दैट टू यू यार। देख ये देख यार, इसमें आज भी अगर तुझे दिख रही होंगी, इसमें मैंने लाइंस ड्रॉ करी हुई है ये। हाँ सर बिल्कुल 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 ठीक है, ये लाइंस ड्रॉ करी हुई है कि कौन कौन सी कंट्री आती थी, और इनके ना मैं शॉर्ट फॉर्म बना के रखता था यार कि कौन कौन, मतलब तुम अपने फॉर्मूलाज कुछ बना के लग सकते हो। ठीक है, देख यहाँ पर कुछ लिखा भी होगा मैंने, अगर दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे से शॉर्ट फॉर्म्स है। हाँ। ये थे जो मैंने बनाए थे। तो और यार मैंने पूरी रंग बिरंगी कर रखी थी ये पूरी की पूरी एटलस। जस्ट देख, ये इंडिया के मैप्स थे जब मैं तैयारी कर रहा था, और ये थे फिजिकल के मैप्स। तो यार ये करने पड़ेंगे आपको, आप नहीं करोगे। सी इट्स वेरी सिंपल, प्रिपरेशन के टाइम पर अगर आप थक रहे हो, अगर आप बोर हो रहे हो, तो देयर इज वन हु विल नॉट बी स्लीपिंग एंड ही विल एक्वायर योर सीट। अगर तुम लोग आप कर लो, नहीं तो कोई और आपकी सीट ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मॉक की बात करें, अब कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें 100% देखने को मिलेंगे। तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से पास होने वाली कंट्री और अपने देश से कहां पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सवाल तुम हर दूसरे तीसरे सीडीएस में देखोगे। इस साल आया, मैंने जस्ट क्लास से एक रात पहले सर मैंने पढ़ाया, मैंने कहा भाई एक बार देख लो तुम लोग, और सर वो आ गया अगले दिन। बताओ ऑप्टिक्स, फिजिक्स का ऑप्टिक्स, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सर, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी साउंड की, और कहते हैं अपना विबग्योर जो होता है उसकी पूछना तय है। बिल्कुल। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तय है, हर दूसरे तीसरे उसमें पूछा ही जाता है। अब ये अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से सर। मेरे हिसाब से एक शायद सलाह शायद काम आ जाए इनके। मेरा एक बार सीडीएस नहीं निकला था, निकालने के बाद फिर नहीं निकला था। मैंने कहा क्या ही करें, दोबारा पढ़ने का तो मूड तो है नहीं मेरा। What I did कि start doing mock, you will realize where you are committing mistake, where you need to work कि वो नंबर बढ़ाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक करने जरूरी है। You will get that if you start from there, even your marks will improve। सर क्या कहना चाहोगे आप इस पे? यार मैं तू वही बात बोल रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। तू बेसिकली बोल रहा है कि तेरी बात को अगर मैं कहूँ कि पीवाईक्यूज करो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने लगोगे, डेटा को देखने लगोगे, यू विल रियलाइज स्पेसिफिक सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीएस में साइंस के। एंड शुभम, साइंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया इन सीडीएस। मेरे हिसाब से साइंस सबसे इजी सेक्शन भी है। लोग करते नहीं क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में काफी टाइम देते हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन फिर भी घुमाव हो सकते हैं। साइंस के काफी, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कोर करे जा सकते हैं। जैसे तुम ऑप्टिक्स का टॉपिक करो, या फिर वो मोशन के क्वेश्चन आ गए, या फिर वो इजी ग्रेविटी वाले इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए। अब हो क्या रहा है कि ये दे आर नॉट इवन सीइंग द पीवाईक्यूज। अगर आप लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज देख लो ना पूरे जीएस के, तो आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर आप वो भी करके चले जाओ, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर 40-45%। बट वो तो करना पड़ेगा ना आपको। और जो तुमने बोला दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, हिमालयन सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स क्या होती है, जो फिजिकल ज्योग्राफी की देयर सब। जैसे मेडिटेरेनियन का क्वेश्चन है, वो मतलब ज्योग्राफी के हर तीसरे या चौथे पेपर में यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मेडिटेरेनियन, वहां से पूछेगा। या इजराइल के अंदर कोई रिवर उठा लेगा या कोई उठा लेगा, या फिर प्रधानमंत्री जिस देश में गए हैं वहां की राजधानी क्या है। तो इस बार कहीं नहीं, कोविड के चक्कर में वरना आ जाता सर ये क्वेश्चन भी। हाँ, वही हर बार आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, पिछली बार जैसे वो बेरूत वाला क्वेश्चन आ रखा था, वो
जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, वो जो ब्लास्ट हुआ था उसका जियोपॉलिटिक्स के 2 क्वेश्चन थे। तो यार मतलब यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू कंप्लीट इट, यू कांट, मतलब लास्ट 1 महीने में या 1.5 महीने में जीएस कंप्लीट नहीं हो सकती है। और फिर अगर आपके नंबर कम आते हैं और आपको जैसे मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं और एंड इफ समवन सेज द कट ऑफ वुड बी अराउंड 90, यू फील बैड बिकॉज यू आर फीलिंग बैड, बिकॉज तुम्हें लगता है कि कट ऑफ कम रहती है। भैया कट ऑफ बढ़ रही है, आप देख लो 2020 में एक टाइम पे कट ऑफ सीडीएस की 68, 70s में थी, 90s में जा चुकी है अब वो, एंड 2021 की अभी तक आई नहीं है, बट इट इज समवेयर इन 105, 106, एंड इसकी भी समवेयर 100 प्लस ही रहने वाली है जहां तक मेरा है। मतलब 110 प्लस माइनस 5 कर लो तो 105 से 110 के बीच में रह सकती है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड ऑन इट। ऊपर से सीटें कम कर दी हैं रिटन क्वालिफायर में, पहले 10,000 बच्चे लेकर, वही पहले 9,000 बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे, 10,000 हो रहे थे, 8,500 हो रहे थे, अब 6,000 6,500 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अगर बच्चे कम क्वालिफाई हो रहे हैं यानी मेरिट आपकी बढ़ जाएगी ना। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। द गर्ल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर द गर्ल्स जो पागलों की तरह मेहनत करने को तैयार हैं कि मुझे यूनिफॉर्म ही पहननी है। देयर ओनली अ स्मॉल ब्रैकेट ऑफ 14 to 13 गर्ल्स, उसमें भी रिजर्वेशन फॉर विडो है, प्लस एनसीसी भी की रिजर्वेशन है। ओनली 13 गर्ल्स का ब्रैकेट है। अगर उसको नहीं फिल करोगे यू विल फील कि यार रिकमेंडेशन होने के बाद, कई गर्ल्स से रिकमेंड होने के बाद अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना रखी है, कैरियर सेकंड कैरियर अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी बार रिकमेंड हो चुके हैं वो। यार मतलब गर्ल्स आर गेटिंग रिकमेंडेड 5 times, 6 times, 7 times थ्रू दी एनसीसी और थ्रू दी ओटीए एंट्री। अब I keep saying this, maybe some women candidates might like it and might not like it, that the fact remains कि अगर मान लीजिए इस बार OT की कट ऑफ से फॉर एग्जांपल 100 कटी फॉर women, तो जो फाइनली मेरिट लिस्ट में पहुंचेगी वो 105 से 110 में होगी। रिटर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसएसबी में सबको मोरलेस सेम ही मार्क्स मिलते हैं, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। अगर 100 में कट ऑफ चल रही है और आपके 110 नंबर आ रहे हैं और आपके पास सिर्फ 13 सीट्स हैं, तो यू हैव टू गेट 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा। लास्ट तुम ईयर्स के टॉपर्स को देख लो, जो टॉप 4 लड़कियां वो 120 के ऊपर नंबर मार रही है, 120, 125, 118, 110, 105। और अगर आप एक कट ऑफ मार लेते हो तो आप ही के लिए अच्छा है। लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट निकिता, शी गॉट अराउंड 95, शी गॉट रिकमेंडेड, वो मेरिट आउट हुई बिकॉज जो कट ऑफ कटी वो उससे पीछे थी। तो आपका पूरा 6 महीने, आपको पूरा 1 साल चला आता है टू गेट रिकमेंडेड थ्रू दी सीडीएस एंट्री। इज अ टफ नट टू क्रैक, इट इज टफ। कितने ही लोग रेकमेंड हो रहे हैं, 6,500 में से कितने ही बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर से वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बार रिकमेंडेड हो गए तो ऐसी तो है नहीं कि आपको सीधा स्क्रीन इन करके आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो इट इज बेटर कि आप अपने रिटर्न का स्कोर बढ़ाएं, बिकॉज रिटर्न में स्कोर बढ़ाना एसएसबी में स्कोर बढ़ाने से ईजी है। एंड ट्रस्ट मी, जो सर कह रहे हैं ना, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, यू विल फाइंड कि यार तुम खुद प्रेडिक्ट कर पा रहे हो पेपर कि भाई ये आएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। यू विल फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। सर एक बात बताओ, अनअकैडमी प्लस में जिन्होंने ज्वाइन करा वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, और उनको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है। आपने 30 क्वेश्चन अगर प्रेडिक्ट कर दिए ये आएंगे, तो वो आ जाते थे साइंस में, ठीक है। अभी तो कुछ टाइम से आपका साइंस का कोर्स नहीं चल रहा था, अभी मेरा साइंस का कोर्स आने वाला है, पर नहीं कब आ रहा है सर? ये तो बहुत बड़ी बात है। कमिंग दिसंबर से शुरू है, पहले दिसंबर से। एग्जैक्ट डेट तो नहीं है मेरे पास। नहीं सर, ये क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो फिर तो बच्चे पागल की तरह साइंस करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब साइंस आप पढ़ाते हो तो कहीं जाना पसंद नहीं करते। तो बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन आप जो प्रेडिक्ट करते हो उससे बाहर आता नहीं। और दिव्या गुप्ता मैम ने कह दिया पॉलिटी में ये आएगा तो ये आएगा। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ये दो जो आप कर देते हो तो मैजिक बहुत टाइम बाद सीखा मैंने। तो ये कमाल की बात है। इट्स कमिंग समवेयर इन दिसंबर, आई एम वर्किंग ऑन इट, but it will be coming soon. अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, because there are 2 courses I'm working upon. One is the end of this month, the SSB course, and the next is science course. So somewhere in probably in December early, the science course should come. अगर ये ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँगा भाई तुम ले लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हारा साइंस तो पक्का निकल जाएगा, चाहे तुम आर्ट साइड से क्यों ना हो। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, टेक इट फ्रॉम द बेसिक एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। सर एक बात बताइए, हमेशा इस बात की हबड़ दबड़ रहती है, अगर मान लो चलो आप आज की तारीख में सर खुद तैयारी करने बैठे हो, ठीक है, सीडीएस की, आपने तो मल्टीपल एग्जाम भी दिए हैं, पर मान के चलिए वो संजय है जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन से निकला है, उसको जाना है, ठीक है ना। व्हाट यू विल डू? मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से हूं तो मैं पहले साइंस पढ़ूं, या मैं कुछ टॉपिक छोड़ दूं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आपने बोला है कि पढ़ना तो सभी है, बट फिर भी सर अपनी कोई स्ट्रेटेजी तो होती है ना कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देते हैं, हिस्ट्री से नहीं होगा यार, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस। मैथ्स में 1 नंबर मिलता है, वहीं जीएस और इंग्लिश में 0.83 मिलता है।
तो सर क्या लगाओगे स्ट्रेटेजी, क्योंकि IMA आपका एम है, क्या करोगे? यार जैसे अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है। एक फ्रेश ग्रेजुएट वो होगा जिसको जब वो CDS के क्वेश्चन पेपर्स को देखता है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखो, जो सिलेबस यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में बताता है, जो मैथ्स की सिलेबस बता रहा है, इंग्लिश की बता रहा है, GS की बता रहा है, सिलेबस को देखो आप। सिलेबस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप PY की उसको देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 5 इयर्स के उसको देखो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप देखते हो और आपको लगता है यस इसमें से मुझे कुछ चीजें आती हैं, तो ट्राई टू गिव दीज मॉक्स एट दी अर्लीस्ट। कम से कम 1 से 2 दिन लगाओ और आप उन मॉक्स को दो, इंग्लिश, मैथ और GS के। मैं IMA के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे आपको कौन से वीक एरियाज है, क्या क्या चीजें आपको ब्रश अप करनी है, एंड देन यू कैन गो बैक टू सिलेबस एंड देन मेक द पॉइंटर्स। तो आई विल कम बैक टू दिस कैंडिडेट अगेन जिसको थोड़ा आइडिया है। नाउ देयर इज वन मोर कैंडिडेट जिसको कोच आइडिया नहीं है। आई विल से कि इनकी तादाद ज्यादा है जिसको क्वेश्चन पेपर का भी कुछ आइडिया नहीं है, उनको बेसिकली दे नो नथिंग। तो अगर ये वाला जो कैंडिडेट है ये क्वेश्चन पेपर देखता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो दिस कैंडिडेट नीड टू स्टार्ट विद एनी वन टॉपिक ऑफ GS। मैं GS की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं GS का टीचर हूँ। तो GS में अगर वो हिस्ट्री उठाए, पॉलिटी उठाए, ज्योग्राफी उठाए, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब हो गई, या फिर 11th की NCERT आप बेस बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की NCERTs हो गई। अब मतलब ही कैन जॉइन एन अकेडमी ऑल्सो, ही और शी, बट अगर मैं बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ तो उसको कोई भी एक टॉपिक को उठा ले, उसको पढ़ना स्टार्ट करे, 1 या 2 टॉपिक को, और 1-2 महीने उसको पढ़े। इसके अंदर उसका बेस तैयार होगा एंड देन ही शुड गो बैक टू क्वेश्चंस और फिर देखे कि जो टॉपिक्स उसने करे हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ही कैन पिक अप 2 GS टॉपिक्स। अगर उसने 3rd ईयर जस्ट कंप्लीट करा है, 2 GS के टॉपिक उठा लिए और कुछ मैथ्स और इंग्लिश उठा ली, उसको करना स्टार्ट करे। ऐसे मैथ्स में उसने अर्थमेटिक उठा ली क्योंकि अर्थमेटिक ईजी होती है। इंग्लिश के अंदर उसने सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया टू अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज फॉर अ कैंडिडेट जिसको कोई आइडिया नहीं, उसने 2 महीने दिए एंड देन ही गो बैक्स टू द GS पेपर। तो अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं। और जैसे जैसे उसके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे देन ही कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, और इसके अंदर उसका बिल्टअप होता जाएगा। और बट उसे 2 मंथ्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना या करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। दिस इज फॉर अ कैंडिडेट जिसको कोई भी आइडिया नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दैट कैंडिडेट जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, उसने पेपर को देखा और उसको समझ में आ गया, ओ यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को मार्क कर लिया। बट इवन दिस कैंडिडेट हैज टू कंप्लीट द सिलेबस, और जो टॉपिक्स उसे लगे कि यार ये मोर इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को रिवीजन के टाइम पर वो और भी डिटेल में करेगा क्योंकि वहां से आ रहा है। बट 1 to 2 times of completion of syllabus is important for this person also। इसको बस एक नेचुरल एडवांटेज बस ये है इस बच्चे को कि जो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में इसने चीजें करी हैं उसकी इसको एडवांटेज मिल जाती है। स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स, साइंस ग्रेजुएट्स को इंग्लिश और मैथ्स में बहुत एडवांटेज होती है। जैसे कोई पब्लिक स्कूल का है या कॉन्वेंट स्कूल का है, उसकी इंग्लिश जनरली अच्छी होती है और CDS में स्कोर कर सकता है। इंजीनियर्स आर जनरली गुड विद मैथमेटिक्स, तो मैथ्स का उनका 30-40% जो मैथ्स का पेपर है ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। इन कैंडिडेट्स को एडवांटेज क्या होती है कि सिंस दे आर एबल टू कंप्लीट इंग्लिश एंड मैथ्स इन मतलब कम टाइम में खत्म कर लेते हैं, बचे हुए टाइम को ये पूरा GS को दे सकते हैं। और जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, वो 0 से कर रहा है, तो उसको भैया आपको तो 6 महीने से 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी रेस में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ठीक है सर, वैसे तो मैं आपको सब लोगों को ये बोलूंगा दैट इफ यू एबल टू रीड बुक्स देन गुड, बट मैं अगर आज मैं खुद तैयारी कर रहा होता तो आई विल रिलाई ऑन सर एंड दिव्या मैम फॉर द पॉलिटी एंड साइंस। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैंने सर की खुद की क्लासेस देखी हैं एंड आई हैव टेकन n नंबर ऑफ इंटरव्यूज, सो मेरा कॉन्फिडेंस इन पे बहुत ज्यादा हो रखा है। और सर एक बात मैं जानना चाहूंगा दैट मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स आप पढ़ाते नहीं है बट फिर भी इफ यू जस्ट टेकन एज अ फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैथ्स क्या होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है कि कोई टॉपिक छोड़ भी सकते हैं अगर आप खुद तैयार करते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ मैथ्स टीचर। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी। आई वाज वेरी एवरेज इन मैथ्स, नॉट वेरी ग्रेट इन मैथ्स। और आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे से अच्छा कोई मैथ्स की फैकल्टी ही आंसर करेगा, बट इवन आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे इस बार का जो IMA का पेपर हुआ, वो IMA का पेपर मैथ्स का लेंदी है, ठीक है। मैथ्स का पेपर जब लेंदी होता है तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपको मैथ्स आती नहीं है, उसके अंदर ये होता है कि आपको मैथ्स कम टाइम में आपको एक्यूरेसी रेट ज्यादा लाना है, यानी कि फिर से वही है कि आपको PYQs प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस टाइम पर
आपके मैथ्स के स्पेसिफिक सेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे जब मैं मैथ्स करके जाता था तो मेरे को कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हो गए, पॉलिनोमियल के चैप्टर्स हो गए, अलजेब्रा के चैप्टर्स हो गए, नंबर सिस्टम के चैप्टर्स हो गए, देयर वर 7-8 चैप्टर्स फॉर मी व्हिच वर वेरी हाई स्कोरिंग फॉर मी, उन्हीं पर मैं फोकस करता था। अब जो चीज़ मुझसे नहीं हो सकती, लाइक यार जो वो रिलेटिव स्पीड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टिपिकल डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम होते थे, उसमें मैं हर समय गड़बड़ करता था। तो जो गड़बड़ वाला पार्ट था मैं उसको छोड़ देता था, मैं उस पर फोकस करता था जिस पर मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। हाइट एंड डिस्टेंसेस के एक सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो 15-20 टाइप से ज्यादा नहीं आते। तो जो भी मेरे मैथ्स के टॉपिक्स थे, अगर से देयर टोटल फॉर एग्जांपल इफ देयर 10 टॉपिक्स, तो मैं 6 to 7 को टारगेट करूंगा, बट मैं उस 6 to 7 को शुभम कॉन्स्टेंटली रिवाइज करूंगा, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करूंगा कि अगर इन 6 to 7 में कितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए मैं उनको कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल सही। बट सर आप एक बात आई थिंक मेरे से एग्री करेंगे, वी बोथ आर नॉट अ मैथ्स टीचर, बट मैंने एक बात नोटिस की है, इन केस ऑफ सीडीएस यू कैन रिलाई ऑन द पास्ट ईयर हार्डली, क्योंकि मतलब हार्डली कह रहा हूं, मतलब स्ट्रांगली आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहते हैं, नंबर ही तो बदलने हैं। यूपीएससी में सिर्फ एक मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें तुम पास पेपर 200% ला कर सकते हो, भैया यहां से ये आया तो तुम दोबारा भी देखोगे इसे। दिस इज द वन ऑफ द हार्डकोर थिंग अबाउट द मैथ्स पार्ट, द वेरी गुड थिंग सर। बट सर इंग्लिश में रटने वाला पार्ट भी है, समझने वाला पार्ट भी है, थोड़ा ट्रिक वाला पार्ट भी है, कॉम्प्रिहेंशन पीक वर्स ले थोड़ा ट्रिक वाला पार्ट होता है, बट वहीं पर सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स रटने वाला पार्ट है। अब ये लोग मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, ये पूरा वास्ट है, पर सर टोटल 30 क्वेश्चंस रख रहा है। अगर 120 में 30 कर दो तो 90 क्वेश्चंस पे आ गए, और खाली 90 क्वेश्चन इंसान अटेम्प्ट करके आ रहा है, उसमें 10 क्वेश्चन और गलत करके आ गया, टोटल 80 है, और उसमें कट कटा के नंबर 70 पे आएंगे। अब ये बताइए कि ये सही स्ट्रेटेजी कि रटने वाला पार्ट छोड़ दें, ये छोड़ के जाते हैं? यार तुम मतलब तैयारी कर क्यों रहे हो फिर, अगर छोड़ के जाना ही है तुम्हें? मतलब यार इट्स वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू जॉइन द कमिटेड यूनिफॉर्म्स, और आप जिंदगी में कोई चीज चाहते हो और आपकी कोई जिंदगी में किसी चीज की तमन्ना है उसको पाने की, तो आप छोड़ने के बारे में कैसे छोड़ सकते हो? मतलब मान लीजिए मैंने अभी नवंबर वाला पेपर था और मैंने अक्टूबर में तैयारी की, तो मैं समझ सकता हूँ कि टाइम नहीं था, बट अगर मैं अगले साल के अप्रैल का टारगेट कर रहा हूँ या नवंबर का टारगेट कर रहा हूँ और तुम्हारा पहला माइंडसेट है भाई ये तो मैं छोड़ दूंगा, भाई ये तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर वो एग्जाम भी तुमको छोड़ देगा, ठीक है, वो एसएसबी भी तुमको छोड़ देगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द अप्रोच ऑफ गिविंग अप, ठीक है, कि मैं ये छोड़ दूंगा। खासकर 40 क्वेश्चंस यार, यू आर ऑलरेडी लीविंग 40 क्वेश्चंस। और जब तूने सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स की बात करी, मतलब सिद्धांत सर ने मल्टीपल लेक्चर्स लिए हुए हैं, कितने सारे बुक्स टू गूगल पे, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल, जिसके अंदर अगर वही 5 साल के अगर आप पेपर देख लोगे तो आपके इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, एंड दे आर हाईली स्कोरिंग। अगर आप 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर भी यू कैन इजीली स्कोर एटलीस्ट बेयर मिनिमम 10 तो आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश, इसमें अब मैं बताता हूँ, अगर तुम ये सेक्शन छोड़ रहे हो ना तो तुम्हें एसएसबी में भी आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, मैं एक बात बता दूं, वैसे तो सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और सर लकीली विद द गॉड ग्रेस, टच वुड, 80% पेपर मेरा ही आया, और सारे सिनोनिम एंटोनिम जो मैंने पढ़ाया वही आया, इडियम फ्रेजेस इंक्लूडिंग, और 30% पेपर सर पास्ट ईयर से आया था। मैं इतना खुश हो गया, मैं पेपर देख के पागल सा हो गया, मैंने कहा सच में ये मेरा ही है भैया, मैं प्रेडिक्ट करना सीख गया क्या कुछ। एंड दैट वाज सो गुड, सो अमेजिंग। मैं सच बताऊं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, मैं तेरे क्वेश्चन का जो आंसर था कि जब तूने वो बच्चों को पढ़ाया होगा, हाँ, जो ने पढ़ाया एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अंदर, तूने उस पर रिसर्च करी होगी कि भैया कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न है, तूने वो रिसर्च करी और तुझे एक आइडिया लगा होगा कि यार ये चीज आ सकती। मैं तुम्हें खुद बताता हूं, मैं तो चलो फ्री में लेता हूं, फ्री में क्लासेस लेता हूं, आप खुद अनअकैडमी में ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आपको ये बात समझना है कि पास्ट ईयर पेपर से आप उम्मीद करो 20 से 30% तो रिपीट होगा। इस बार टर्न कोड नाम का आपका आया था, एक पेपर टाइगर नाम का इडियम आया था, ये पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पहले आ चुकी हैं, फिर रिपीट हुआ है। एक पेंडोमनियम नाम का शब्द आया था, एंटोनिम में चेक कर लेना, ये एंटोनिम्स में पहले भी आया है, इसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला। अगर आप पास्ट ईयर पेपर पे रिलाय नहीं कर रहे हैं, पिक एनी बुक ऑफ एंटोनिम सिनोनिम, ऐसा नहीं है कोई एक बुक कह रहा हूं, एंड मार्टिन करो, पैरामाउंट करो, कोई भी करो, बट अगर वो कर लोगे ना तो भी आपका भला हो जाएगा। शुभम इसी में ऐड करता हूं, जो भी करो, मतलब फॉर एग्जांपल
जैसे कि तू एक बुक अगर आप कर रहे हो तो उसे ये नहीं कि एक बार रीडिंग करो, आपको उसे 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। हाँ, 2 से 3 बार। अगर वो तेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो ये नहीं कि तेरा एक बार एक लेक्चर देखा था 3 महीने पहले, उसके बाद वो जो तेरी पीडीएफ है उससे रिविजन करना पड़ेगा। सर इनके केस में तो काफी आराम से होता है, मैं सिलेबस बहुत तेजी से खत्म करता हूँ, 1.5 महीने में सिलेबस खत्म कर देता हूँ, वरना फिर बार रिविजन कराता हूँ कि मुझे काम चोरी बहुत मिलती है फ्री क्लासेस में, तो इनको तो यहाँ ऐश हो जाती है। बट हाँ यार, रिवीजन करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ये वर्ड्स मैं तो सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स याद करना तो बहुत आसान है, सिनोनिम एंटोनिम्स पे यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल, वो याद नहीं होते। सम वर्ड्स आर लर्न बाय द ट्रिक, सम वर्ड्स रटने पड़ते हैं। तो पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मतलब जैसे जो तू कराने की कोशिश कर रहा है, फ्री लेक्चर दे रहा है, वो मतलब इट्स एक्चुअली स्पून फीडिंग। हाँ, मतलब तू दवाई खिलाना सिखा रहा है इनको, भाई हाँ, ये वर्ड्स आ रहे हैं। When we were, मतलब जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था या तू अपने टाइम पे तैयारी कर रहा, तुझे कौन यूट्यूबर सिखा रहा था ये? तू खुद ही करता था। कुछ नहीं था सर, कॉपी में लिख के करता था, मम्मी पापा को सुनाया करता था मैं, जबकि अंग्रेजी नहीं आती उन्हें बोलनी। वही बस कॉपी में लिखते थे, मैं कोट वगैरह भी लिखा करता था, रजिस्टर भी होते थे मेरे साथ, यार ये लिखी ये वर्ड का ये मतलब होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग। सी इफ यू आर नॉट, देख वो जैसे एसएसबी में आगे चल के थीमेटिक परसेप्शन का टेस्ट है, स्टोरी राइटिंग, आपको स्टोरी को कंसाइज करना है या वैट को कंसाइज कर रहा है, वो वोकैबुलरी से होगा ना, नहीं तो नॉर्मल सेंटेंसेस बड़े बड़े बनते जाएंगे, तो वोकैबुलरी विल बी नीडेड एवरीवेयर। सो आइदर यू स्टार्ट डूइंग इट टुडे और आइदर यू विल बी डूइंग इट लेटर, एंड इफ यू आर डूइंग इट लेटर यू विल बी जॉइनिंग आल्सो लेटर। बहुत पेन है अगर आप नहीं कर रहे हो ना उसको, हार्ड वर्क को भी काट कर कर रहे हो। वो भैया स्मार्ट वर्क तब आता है जब आप काम करना शुरू करते हो, जैसे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सॉलिड होनी शुरू होगी ना, आप खुद ही कहोगे अच्छा ये अब ठीक है यहाँ से करना है, तब आपको स्मार्ट वर्क अपना पाएगा। तुम पहले ही अच्छा ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, बेड़ा गर्क हो लिया फिर तो एग्जाम के लिए। टाइम बदल चुका है भाई, 60 कट ऑफ नहीं आती अब। पहले तो मुंह उठा के सच में पहले तो हुआ भी करते थे, ये कई लोग सीरियस ऐसी देने चले गए, हो भी गया, बट वो टाइम अब गया, वो गया। दैट्स ग्रेट सर। मैं सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वी हैव कवर एवरीथिंग। मेरा सवाल आखिरी ये है कि जो बच्चे या लड़कियां जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको एसएसबी की तैयारी शुरुआत से शुरू कर देनी चाहिए या कहीं और से, और अगर करनी है तो कैसे करनी है? ठीक है, 100% उनको शुरुआत से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैं इसका अभी मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगी, या फिर मैंने एक पोल डाला था, तो उस पर नीचे बार बार कमेंट आ रहे, सर मेरे 85 मार्क्स है, मेरे 90 मार्क्स है, मेरे 102 मार्क्स है, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी? एंड आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर देम कि यार इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताओ क्या कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 14 नवंबर का एग्जाम दिया, मान लीजिए तुम्हारा स्कोर 108 है, ठीक है, दिसंबर एंड में रिजल्ट आ गया और तुम्हारा एग्जाम निकल गया, उसके बाद देन यू विल बी वेटिंग फॉर योर एसएसबी, और ये तब स्टार्ट करेंगे लास्ट 1-1.5 महीने में, कोई 15 दिन का कोर्स लगाएंगे या 20 दिन का कोर्स लगाएंगे। व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन द एसएसबी, जब तुम्हें पर्सनालिटी पे काम करना है, ये नहीं होने वाला 15 दिन के अंदर। मे बी फॉर सम 1 or 2% इट माइट हैपन, बट मोस्ट ऑफ दी हम जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नहीं होगा। आपको एसएसबी की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। मतलब जैसे अगर आपने रिटर्न की तैयारी स्टार्ट करी है और आप रिटर्न को 8-9 घंटे दे रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 40 से 45 मिनट दे दीजिए, और वो भी इन छोटे छोटे सवालों पे कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पीआईक्यू का गूगल से फ्री क्वेश्चन निकलता है पीआईक्यू। मैं वैसे तुम्हें बता दूं, ये सर ना तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि अनअकैडमी का प्रमोशन करेंगे तो सही नहीं लगा, बट मैं तुमको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने सर से एक बार कॉल पे बात की थी, मैंने कहा सर थीमेटिक अप्रिशिएशन और मेरा थोड़ा बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। सर ने मुझे ना 2-3 मैं बता दिया, शोन तेरी ये गलती है। मैं सर आपसे कन्फेस करने का कभी टाइम नहीं मिला, बट आई हैव वॉच योर वीडियोस, ऑल वीडियोस, एंड दे आर सो गुड। पता है कब रिकॉर्ड हुए? आई थिंक 1 साल 1.5 साल हो चुका है शायद उसे सर, वो तब रिकॉर्ड हुई है, एंड दे आर सो गुड, दे कैन क्लियर ऑल योर मिथ्स। मेरी तो रिकमेंडेशन तुमसे यही होगी कि साथ साथ अगर तुम एक वीडियो भी देखते जा रहे हो ना, तो मतलब बाथरूम में बैठे बैठे देख सकते हो आराम से। मुझे आप ही के स्टूडेंट आईडी था, भैया कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना उसमें, एंड दे आर सो गुड, यू विल प्रिपेयर ऑन सम पार्ट। और मेरी एक एडवाइस ये है, थोड़ा मॉक इंटरव्यू देखने लगो, तुम्हें थोड़ा अंदाजा लगेगा कि यार इंटरव्यू में होता क्या, क्योंकि बहुत हवा बहुत बन जाता है और दिमाग में अपनी थॉट्स चलने लगती हैं। व्हाट्स योर कॉल सर? सर आप ना ऑनेस्ट एडवाइस दो, ये गूगल वाली एडवाइस मत दो, मुझे पता है आप जो कराते हो वो सॉलिड कराते हो। देखिए अभी रिसेंटली मैंने 4 इंटरव्यूज करे हैं जो अनअकैडमी शौर्य पे आए। संजीव का इंटरव्यू करा, अमन का करा, अमित का करा, और कल मैंने हिमांशु का करा। ऑल ऑफ देम आर रिकमेंडेड, 3 ऑफ देम आर रिकमेंडेड ट्वाइस। और ये कैंडिडेट्स जब मेरे पास आए थे, जब ये स्क्रीन इन भी नहीं हो पा रहे थे, 2 बार स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट,
रिटन एग्जामिनेशन नॉट गेटिंग क्लियर। तो अभी जो मैंने लास्ट कोर्स करा था, प्रोसेस टू रिकमेंडेशन करा था इस साल, जो आई थिंक जुलाई के आसपास खत्म हुआ था, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन, मतलब आई थिंक इन द लास्ट एक साल के अंदर करीबन 50 रिकमेंडेशंस आई बीन एबल टू गिव। वो इसीलिए हुई है क्योंकि एक तो हम साथ में जुड़े रहे और उसके अंदर कांस्टेंट 3-3.25 महीने का कोर्स था वो, जिसके अंदर कांस्टेंट चीजें चल रही थी, PIQ के साथ, SDT के साथ, स्टोरी राइटिंग के साथ, साइकोलॉजी, GTO, ऑल दिस वाज कॉम्प्रिहेंसिवली टॉट एंड all these students were simultaneously preparing for CDS exams। मैंने बार बार बोलता था कि आपको CDS के साथ ये करना पड़ेगा, एंड ये जो होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है ये आपको एक अच्छा कैंडिडेट भी बनाती है फॉर दी SSC। देखो ये तो सर ने मोटा मोटा बताया कि वो कैसे कैसे हुआ, बट मैं तुमको सॉलिड बताता हूँ, मैंने देखा है। पहली बात तो सर तुम्हें ना दूसरों की गलतियां दिखाएंगे, तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे रिकमेंडेड कैंडिडेट ने क्या किया, वो तुम्हें दिखाएंगे जो बच्चे गलती कर रहे हैं SSB में वो क्या गलती कर रहे हैं, तो ये गलती तुम ना करो। सो दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड, तो वो तुम्हारी गलतियों को एलिमिनेट कर रहा है। तुम्हें ये दिखाता है रिकमेंडेशन कैंडिडेट देखो ये लिखा ये देखो ना, वो दिखाएंगे SD लिखा है एक बच्चे ने जो रिकमेंडेड नहीं है उसने क्या गलती की है, जिससे तुम अपना खुद का सुधार सको। वो इंटरव्यू दिखाएंगे, वो इसलिए दिखाएंगे नहीं देखो रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देखो ना, उसने क्या गलती की वो गलती ना हो, क्योंकि तुम्हें वो पता होगा व्हाट नॉट टू डू, देन यू विल डू व्हाट इज राइट ओवर देयर। दैट्स वेरी गुड पार्ट सर। आई थिंक यार इस टाइम जब मैंने प्रोसेस टू रिकमेंडेशन वाला कोर्स करा था, I think I did somewhere around 100 SDs and PIQ discussions in the class, जिसके अंदर अलग अलग कैंडिडेट्स की मैंने PIQ जब दिखा रहा था कि उन्होंने कहाँ जब उनका PIQ और SD बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं। एंड जब SSB का कोर्स स्टार्ट होता है, शुरू की मेरी 15 क्लासेस तो सिर्फ अपने आप को समझने में है, और जो बेसिक प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स विद आफ्टर आई थिंक 16-17 क्लास, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ SSB, कि वो टेस्ट लिया क्यों जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है। बहुत सारे जो साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या इवन फॉर दैट मैटर कॉमर्स एंड आर्ट्स, जब आपको लॉजिक समझ में आने लगता है ना टेस्ट का, तो आप इंजीनियर्ड आंसर्स नहीं लिखते। बिल्कुल सही बात। और ये तो सर डिटेल में लेमन भाषा में समझा रहे हैं। एक्चुअली इनका एक वर्ड है जो हर इनके रिकमेंडेशन वाले बच्चे पे रटा हुआ है, सोलंकी। अब ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कहानी है। वो सर तुम्हें जब तुम करोगे ना इनके साथ तो तुम्हें समझ में आएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब तुम अकेडमी का प्लस लोगे ना, मतलब 12 मंथ का लेते हैं, स्पेशली 12 मंथ का, तो तुम्हें इसके साथ एक फ्री मिलता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें लेना चाहिए, एंड ट्रस्ट सर, यू विल फील कॉन्फिडेंट, स्पेशली इन साइंस एंड SSB, आई एम टू श्योर। और इनकी वाइफ है दिव्या मैम, शी टीच पॉलिटी, यू विल फील, वो कहते हैं ना अगर 20 क्वेश्चन नहीं आना तो समझ लो 19 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सर ने बोल दिया 33 क्वेश्चन ये मैंने कराया, 30 क्वेश्चन इसमें जाएंगे फॉर श्योर, तुम गार्ड मान के चलो मिलेंगे तुम्हें। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, पर्सनल गारंटी है मेरी, जबकि सर पढ़ाएंगे, मेरा कोई हाथ भी नहीं होगा इसमें, बट आई एम डैम श्योर अबाउट इट। and I am not paying Shubham to say this। नहीं सर, मैंने खुद देखा यार, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन हिम। मैं तो खुद कहता हूँ तुम NCERT छोड़ो, तुम सर पे विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम पढ़ो और तुम पास कर लो, बस हो जाओगे। मेरे हिसाब से तो बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम, एंड बहुत मदद कर दिया आपने। अब जो जिनको दिक्कत आई है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। कट सर, एक सेकंड में यहाँ पर एक बात, मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों